नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के तहत आने वाले तमाम मस्जिदों के मुतवल्लियों, सदर, सेक्रेटरी के लिए कर्नाटका हज भवन बेंगलुरु में 3 रोज़ा तरबियती कारगा मुनक़्क़द किया गया। इसका इफ्तिताह हाल ही में 11/1/25 यानी 11 जनवरी 2025 बरोज़ हफ्ता इसका इफ्तिताह जनाब BZ ज़मीर अहमद के हाथों अमल आया। इस प्रोग्राम में मौलाना इफ्तिखार कासमी ने कहा कि ये तरबियत बहुत अच्छी है और मालूमाती है। इस तरह की ट्रेनिंग होना चाहिए और लोगों में मुल्क के ताल्लुक़ से, मुल्क के आइन के ताल्लुक़ से, मुल्क के क़ानून के ताल्लुक़ से, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से, मस्जिदों के ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से लोगों को आगाह करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने इस मौके पर कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के CEO ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कदम हमारे BZ ज़मीर अहमद साहब ने उठाया है। इनका एक देरीना ख्वाब था कि कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के तहत आने वाले तमाम मस्जिदों को में एक बेदारी का प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम, एक कारगा बेंगलुरु में मुनक़्क़द करके लोगों को मालूम कराए कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मस्जिदों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मुल्क के आइन को हम जानना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ों का एहसास करते हुए जनाब BZ ज़मीर अहमद ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम में तकरीबन 2160 मसाजिदों के सदर, सेक्रेटरी, ख़तीब व इमाम इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। पहले मरहले में तकरीबन 200 मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम को तरतीब देने में, इस प्रोग्राम को बनाने में जनाब BZ ज़मीर अहमद के प्राइवेट सेक्रेटरी जनाब सरफराज अहमद ख़ान और वक्फ बोर्ड के CEO जनाब जिलानी मुकाशी ने बहुत ही मेहनत और कोशिश से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है और हर एक की ज़बान पर इस वक्त इनके काविशों को, इनकी कोशिशों को, इनकी जद्दोजहदों को सराहा जा रहा है। जनाब जिलानी मुकाशी ने लीडर सियासत को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि ये ट्रेनिंग, ये तरबती कारगा रियासत के मुतवल्लियों और ख़तीब व इमाम को देने का वज़ीर मौसूफ BZ ज़मीर अहमद का एक देरीना ख्वाब था, एक ड्रीम था। इसको अब अमल में लाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि BZ ज़मीर अहमद का एक बड़ा एक और क़दम ये है कि 10,000 मदरसों के बच्चों को SLC का एग्ज़ाम कराना, उन्हें इसमें कामयाब कराना और बच्चों को वो असली तालीम से माला माल करना, ये भी इनका एक बहुत बड़ा देरीना ख्वाब है। जनाब इस आज की ट्रेनिंग में हावेरी, बेलगाम, बेंगलुरु, नेंगली और दीगर ज़िले के मुतवल्ली मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने हिस्सा लिया और इस ट्रेनिंग से ख़िताब करते हुए एजाज़ अहमद, साबिक़ KS ऑफ़िसर, बड़े ही तजुर्बेकार और उम्दा लोगों को सिखाने का एक ट्रेनिंग कराने का एक उनमें एक हुनर है, उसको आज यहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया और तमाम वक्फ के ज़िम्मेदारों को ख़िताब किया और उन्होंने बताया कि मस्जिदों की ज़िम्मेदारियाँ क्या है और वक्फ के ताल्लुक़ से मालूमात भी उन्होंने कराए और आइन को, क़ानून को वग़ैरह पर अमल करना, मस्जिदों के ज़रिए मिल्लत के अंदर तमाम प्रोग्राम्स, स्कीम वग़ैरह की जानकारी करना के लिए रास्ते दिखाए
और एक बेदारी इन मस्जिदों के ज़िम्मेदारों में लाई। चलिए देखते हैं आज का ट्रेनिंग कैसी हुई और ट्रेनिंग में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया और किन किन लोगों के क्या तासुरात थे, क्या ख्यालात थे, क्या वो बोलना चाहते थे। हमारे चैनल लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल से के ज़रिए आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं, उनके इंटरव्यू भी देख सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब की लीडरशिप में जो कदम उठाया गया है, तरबियत फराहम करने का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पर आने के बाद एक बात खुलकर ओपन हो गई, वक्फ बोर्ड में कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वक्फ की है। और मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हुआ। हर आदमी वक्फ बोर्ड खा लिया, वक्फ बोर्ड पी लिया, वो चले गए वो सब नहीं है। जो भी है अंजुमन हो, इदारे हो, उनकी जवाबदारी में पूरा चलना है। आज भी पूरी जो भी प्रॉपर्टी के बारे में जो डिटेल बताए, बहुत दुख होता है। हमारे जो मुतवल्लियान जो राहबर्स तो वो ज़माने में थे, सही गाइड नहीं करे, नहीं तो हमारी 1,12,000 एकड़ ज़मीन बच जाती। अब जो भी बची है इसको ये जो प्रोग्राम्स करें पूरी कर्नाटक में फैलाकर हर आदमी को पर्सन बुलाकर वक्फ की जायदाद की पूरी तहफ़्फ़ुज़ करने के वास्ते बोलना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बहुत ज़रूरी है, बहुत पसंद आया यानी जानकारी मिली, मेरे जैसे अनपढ़ को एक जानकारी मिली। नहीं तो कहाँ मिले वक्फ बोर्ड के बारे में खिलाफ, उन्हें खा लिया, उन्हें पी लिया, उन्हें लेकर चले गया, ये बात थी। वो अल्लाह का करम, वो चीज़ नहीं है, सबको बात हो गई। हाँ जी बताइए। नहीं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहली नशिस्त हुई आज, इफ्तिताही नशिस्त थी आज के प्रोग्राम की। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से और ज़मीनी औक़ाफ़ का जो हमारा मसला है, एक मैं आपको बात वजाहत कर दूं कि मैं एक आलिम हूँ, लेकिन वक्फ के ताल्लुक़ से इतनी गहराई अभी और इतनी डीप स्टडी नहीं थी जितना एक रहबरी, एक गाइडलाइंस हमको इस आज के इस प्रोग्राम से और पहले ही नशिस्त से मिली कि वक्फ के ताल्लुक़ से हम मुसलमानों को बहुत डीप स्टडी करना है, इसके ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन उम्मत तक सही पहुंचाना है। जो भी वक्फ के ताल्लुक़ से बाहर बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दे रहे हैं, गलत सलत हो रहा है या जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कर ले रहे हैं। ये प्रोग्राम से हमें एक जो है रहबरी मिल रही है कि वक्फ और इसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, उसका डाटा है, ये हमको सही तरीके से इसका जो है जमा करना है और उम्मत तक सही इसको पहुंचाना है। एक हमें आज की जो है इस प्रोग्राम से और पहली नशिस्तें मिली और इसके बाद भी मुख्तलिफ नशिस्तें हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह पहली नशिस्त से ज़्यादा भी बाद की नशिस्तें अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। कहाँ से आप आए हैं? हमें बेलगाम से आए हैं, बेलगाम सौंदत्य ताल्लुक़ा मनोवली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं सैयद एजाज़ अहमद क़ादरी, ख़तीब व इमाम क़ादरी मस्जिद हज़रत सैयद शाह आलम दीवान शाह क़ादरी दरगाह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मैनेजिंग कमेटी के ज़ेर एहतमाम से, और मेरे साथ कैशियर जनाब मोहम्मद मंसूर क़ादरी साहब ये भी तशरीफ़ लाए हुए हैं शिमोगा से। और यहाँ पर आने के बाद आज जनाब सैयद एजाज़ अहमद साहब जो रिटायर्ड IAS ऑफ़िसर भी हैं, KS ऑफ़िसर हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से वक्फ के बारे में, वक्फ किसे कहते हैं और वक्फ की इमलाक के मुताल्लिक़ इसको कैसे इस्तेमाल में लाना है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या कुछ इक़दाम उठाना है, इन तमाम बातों की उन्होंने भरपूर जानकारी दी। इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और भी मज़ीद 3 दिन का यहाँ क़ियाम व तवाम के साथ हमारे लिए इंतज़ाम किया गया है, जिसका तहे दिल के साथ अक़लियती बहबूदी बोर्ड के साथ वक्फ बोर्ड की भी तमाम के तमाम कारकुनान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और भी दीगर जो भी मसाइल हैं हमारे, आज उनके पास हम मशवरा करने के बाद उन तमाम को हल करने की बेहतरीन अंदाज से कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं मुलबागल ताल्लुक़ नेंगली करिया से जामे मस्जिद का इमाम हूँ। वहाँ से वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में शिरकत के लिए आया हूँ ताकि हकीकी जानकारी हासिल कर सकूं। तो इमाम साहब की एक ज़िम्मेदारी होती है नमाज अदा करना, खुतबा देना। जी। तो इसके अलावा और क्या काम होने चाहिए? उसके लिए तालीमी ज़िम्मेदारी, जो बच्चों को तालीम दे सके और लोगों को मस्जिद की तरफ लाने की कोशिश करें। साथ में जो सरकारी वगैरह कुछ कानूनात वगैरह बनते हैं, उसके बारे में कुछ बोल सकें। अस्सलाम वालेकुम। हमें मुलबागल ताल्लुक़ है, नंगली के खरिया में आने वाले हैं। हम जो उबड़ की तरफ से हमारे को बुला गया है, हम आज उबड़ के ताल्लुक़ात से कुछ बात करने की गुजारिश कर
थोड़ी उबड़ के बारे में कुछ अच्छा और बुरा सुनाने में और सुनने में हमें तशरीफ़ फरमाए हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಇಂದು ವಕ್ಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮೆಮಾಡು ಸಾದಾತ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇಮಾಮ್ ಆಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಝೈನಿ ಇವರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಂದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ವಕ್ಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೂರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮೆಮಾಡು सादात मस्जिद इमाम अब्दुल मजीद ज़ैनी। क्लास के लिए बहुत कुछ हमारा माहिती मिली, इसके लिए बोल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रामदुर्ग बोले रामदुर्ग से आए, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, रामदुर्ग तालुका। वो तो ठीक है, लेकिन जो आज जो हमारे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर थे एजाज़ अहमद साहब, जो अवाम को, जो कौम को मालूमात नहीं थी, आज वो कौम को आगाह किया। ये बहुत बड़ी हमना उम्मीद है, बहुत बड़ी खुशी हुई। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे एजाज़ भाई को हमारे इलाके के अंदर ले जाके लोगों को समझाना, एक एक फंक्शन करके उनको इनवाइट करके उनको ये करना है कि दूसरे लोगों को भी पहुंचाना चाहिए। कहाँ से आप आए? मैं डांडेले से आया हूँ, डांडेले से आया हूँ। और वो तो उम्मीद है कि आगे चलकर ये काम अच्छा होगा और अल्लाह से भी हमारी उम्मीद है कि हम अच्छे से अच्छे लोगों काम करेंगे। आए जी। ನಾನು ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿಂದ ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ? ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಕ್ಫಿನ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯನೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ನಡೀಬೇಕು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅತ್ಯಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. मेरा नाम इस्माइल अगड़ी करके बोल के हावेरी ज़िला हावेरी तालुक हवनूर ग्राम से है। हवनूर ग्राम हमारा गांव खरिया यानी हमारा बहुत छोटा गांव। छोटे गांव से हमें बेंगलोर तलक भी इधर से आए हैं। ये वक्त मंडली से वक्त के बारे में पहचान यानी जानकारी लेने की वजह से ही आए हैं उधर से। हमारे गांव में छोटा गांव रहा तो भी कम से कम 70-75 एकड़ आस्ती है, वहाँ ज़मीन है। वो जागदार आज तलक भी ना तो वो जमात कर रही है, ना तो उसका वक्त मंडली चला रही है। वो क्या भी नई जानकारी था हमारे को। हमारे गांव के अंदर अभी कम से कम हमें 1.5 साल से इधर वो जिम्मेदारी से हमें जमात में एक सदर बनाए हैं। हमारे को ये सदर बनाए हैं। हमारी एक टीम है पूरी भी जमात से। ये पूरा भी ऐसा सलाह हम भी लेंगे देखेंगे करके बोल के इधर आए हैं। हमारे को भी बहुत अच्छा से पकड़े गया है। ये तो अभी ऑल ओवर कर्नाटक के अंदर, अभी कर्नाटक में बेंगलोर में चल रहा है। हम तो मांगते हैं तालुक से भी ये ऐसा ये कार्रवाई चलना मांगते हैं हमें। ये जो कार्रवाई ये तालुक से बटेंगी तो वो गांव के तरफ भी चलते रहती है। मालूमात होती है, मालूमात होती है। मालूमात होने से क्या होता है बोले तो आदमी सभी का साथ देता है। हर आदमी भी सभी का साथ देता है। हर कौम भी इसको साथ देता है। एक ही कौम करके बोल के, मुस्लिम कौम के करके बोल के नहीं, सभी कौम के आदमी भी इसको साथ देते हैं कि ये पूरा भी ज़मीन है सो ये मुस्लिम कौम की है। वो सभी को भी मालूम है, मालूम होना पड़ता है। अभी भी आगे चलकर ये तालुक से बातचीत हुएंगे तो बहुत अच्छा जानकारी मिलती करके बोल के। मेरा नाम इस्माइल अगड़ी करके बोल। ये प्रोग्राम तो एक रियासती सतह पर हो रहा है, पूरे बेंगलोर में हो रहा है, जिसमें शिरकत करने वाले जो मुसाहिम हैं, जो मेहमान हैं, यहाँ बहुत ही कम मिक़दार में हैं। और ये ऐसा प्रोग्राम है, इसको इलाके वाइज होना चाहिए।
ताकि वक्फ़ और उसके ताल्लुक़ से जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जायदादों के ताल्लुक़ से बातें उल्टी सीधी की जा रही हैं, एक क्लैरिटी मुसलमानों के सामने आ जाए, मुस्लिम कम्युनिटी के सामने आ जाए। ये तो जो है स्टेट लेवल पे हो रहा है, इसको इलाके वाइज हमें बेलगाम डिस्ट्रिक्ट सऊद ताल्लुक से है। आने से एक फ़ायदा ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसा रखे, उम्मत के लिए हमें भी क्या कर सकते हैं करने का एक फ़ायदा यहाँ से दावत मिल रही है। फिर बाद में बहुत सारे लोगों को वक्फ़ और वक्फ़ बोर्ड दोनों एक कर समझते थे लोग। वक्फ़ अलग मिलके थे, बोर्ड बाद बन गए। प्रॉपर्टी हमारी लोगों के करने के हिसाब से तालीम तरगीब हो रही है। ऐसे कैंप में बार बार होना अच्छा लगता है। 6 महीने में एक बार अभी दूसरे लोगों को ऑर्गेनाइज करना, तब जाकर कौम का एक फ़ायदा पहुँचता है इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मस्जिद को मरकज़ बनाकर काम करने की भी यहाँ पर हिदायत दी जा रही है। मस्जिद जी जी, क्या क्या काम हो सकते हैं ये भी बताया जा रहा है। जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। मस्जिद को मरकज़ बनाकर काम करना चाहिए। इससे बहुत से काम अंजाम दिए जा सकते हैं, जैसे तिब्बी खिदमात अंजाम दिए जा सकते हैं, और इसी तरह नशेवर चीज़ों में जो हमारे नौजवान मुलव्वस हैं उनको छुड़ाया जा सकता है। और इसके अलावा गुरबा में, यतीमों में राशन वगैरह तकसीम कराए जा सकते हैं, और गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का इंतज़ाम मस्जिद के बाहर कराया जा सकता है, और बहुत से दीनी और मिली खिदमात मस्जिद को मरकज़ बनाकर दिए जा सकते हैं इंशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़, मैं बेलगाम ज़िला तालुका सौंदती से हूँ। आप बेलगाम डिस्ट्रिक्ट यरगट्टी तालुक एरिया से आए, देहात वाले। वक्त जो हालात जो चले हैं इसके बारे में तरगीब देने के लिए बुलाए हैं। हमारा बस्ती से एक 8 लोग आए हैं। यहाँ पर आकर हम जो छोटे छोटे देहात होते हैं, मुसलमान की आबादी कम रहते हैं, इस हालात के मुताबिक हम जाके हम काम करेंगे तो मालूम होता करने का क्या करने। तो तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कैसे तरीके काम करें, कैसे रहें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसा बनाएं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वो इसके तो मुताबिक हम सब रेडी करके अब आगे के काम के लिए हम तरकीब बनने का एक फ़ायदा हमारे दिलों के अंदर आती है। इसीलिए आपको फ़ायदा लग रहा है क्या? हाँ, फ़ायदा लग रहा है, मालूमात हो रही है। पहली बार आप ऐसा प्रोग्राम अटेंड? हाँ, पहली मरतबा। क्या मालूमात हासिल हुई? हम हॉस्पिटल से आएंगे, विजयनगर जिले। तो हमारे मुतल्ली साहब इन्होंने शरीफ साहब बोल के, हम मोहम्मद यूनुस सेक्रेटरी बोल के आ जाए। मालूमात वक्त बोर्ड अलग बोल के हमारे मालूमात नहीं था, दोनों एक ही समझे थे हमें। अब हमारे सर सब डिटेल्स में बताया ना, तो थोड़ा मालूमात हुआ हमें। उसकी ज़मीन कितनी थी, क्या नहीं, कितना गया, कितना बचा, ये वक्फा के पूरा 0 बोल के ये करे ना उन्होंने, उसके बारे में ध्यान नहीं था हमारे। लेकिन उसको एक मालूमात कराए आने से अच्छा हमारे। तो यहाँ जाने के बाद आप क्या काम करेंगे? और देखते हैं हमारे इंशाल्लाह हम बोले ना जी बढ़ाना है, फलाही काम भी इंशाल्लाह दोनों मिलके इंशाल्लाह जरूर करना चाह रहे हैं। जो नहीं हो रहा सो काम कराते हमें बोल के। मेरा बेटा वो बोर्ड चेयरमैन है विजयनगर में, बोल के कराते। तो होना चाहिए इस तरह का प्रोग्राम, जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा करे प्रोग्राम रखे सो। पानी में वक्फ बोर्ड बोल के हॉस्पिटल विजयनगर वाले हमें आपको लग रही है? नहीं, देखिए वक्फ़ की जो अहमियत इफ़ादियत है उसके बारे में हमें अभी आगाह कराया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब तक लोग वक्फ़ के बारे में ये समझ रहे थे कि वक्फ बोर्ड सब कुछ है, लेकिन असल वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है। असल चीज़ वक्फ़ है। और वक्फ़ जो है ये ऐसी मिल्कियत है जिसके बारे में किसी का कोई उस पर ज़ोर नहीं चल सकता। एक बार वक्फ़ कर दी गई तो कर दी गई। ये बहुत सारे अफराद को हमारे मालूम नहीं थी। और वक्फ बोर्ड में और वक्फ में क्या फ़र्क है उसको बाकायदा वाज़ेह कराया गया। दूसरी बात, हमारे पास जो कुछ कॉलम्स वगैरह दिए गए हैं फॉर्म के तौर पर, उसमें मस्जिद को एक मरकज़ी हैसियत देने की बात है। और मरकज़ी हैसियत देने का मतलब ये है कि उसमें तमाम वो उमूर जो उम्मत मुस्लिमा के फ़वाइद के तहत आते हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। और जितने रिफ़ाही उमूर है, रिफ़ाही काम है, सोशल वर्क है, वो सब मस्जिद के तहत किया जाए और मस्जिद को एक मरकज़ी हैसियत दी जाए। इसके लिए हमारे ज़िम्मेदारान को ख़ास तौर से इसमें तवज्जो दिलाई गई, उस पर ख़ास तौर से ख्याल करें और उसका बाकायदा इन उमूर का ख्याल करते हुए इसको लागू करें तो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया। आपका नाम और ज़िम्मेदारी? मेरा नाम तफज़ील आलम कासमी है। मैं सोरब जामिया मस्जिद डिस्ट्रिक्ट शिमोगा में इमाम व ख़तीब हूँ। सोरबा वक्त मालिक है। कौन मालिक है?
वक्फ मालिक है, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वक्फ मालिक है। तो अब वक्फ बोर्ड ना वो 1 इंच जमीन का मालिक है, ना 1 गुंठा जमीन का मालिक है। जिस बोर्ड के अंदर जायदाद ही नहीं है तो उस बोर्ड में घपला कहां है? जिस बोर्ड 1 साइट का मालिक नहीं है तो उस बोर्ड के अंदर रिश्वत का सवाल कहां है? उस जगह में अगर कोई लफड़ा है, घूस है, रिश्वत है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच डाले, मालिक की जिन्हें जो प्रॉपर्टी क्या खाक बेचेंगे वक्त तो फिर है कौन? आप जो यहां बैठे हैं नहीं, आप उसके मालिक हैं, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं। माड़दमा होदा इणकिदमा सिक्का, कर्या साला गया, जहां क्या साला मिला, पैसा फिस्सा। गलती करती सो हमें, बदनाम होता सो वक्फ बोर्ड। मड़गी को एक को निकाल को दूसरे को डालती, 5 लाख रुपए पगड़ी मारती, मुतवल्ली भी कमेटी मारती सो वक्फ बोर्ड नहीं। दुकान किराए को देती सो मुतवल्ली साहब, नहीं तो प्रेसिडेंट, नहीं तो सेक्रेटरी, अपने भाई को देती, दोस्त को देती, बदनाम होता सो वक्फ बोर्ड। खसई की दुकान को अगर मुतवल्ली साहब किराए को दिए तो वारन को 1 केजी गोश्त मुतवल्ली के घर को आता, बदनाम होता सो वक्फ बोर्ड। मेरा मुतवल्ली को जाता है, जिस गांव से मैं हूं, मेरे गांव के अंदर वो खसई मेराज क्लासमेट यार है, दुकान मारता रहना है मस्जिद की घर, कहां है साहेब, महीने 12 को 1 केजी गोश्त मुतवल्ली भेजो। तो वक्फ बोले तो क्या? वक्फ बोर्ड किसी चीज का मालिक नहीं है, ये मालूम हो गया आपको। तो फिर वक्फ बोले तो क्या? वक्फ की वजाहत, वक्फ बोले तो क्या? वक्फ बोले तो द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस recognized by the Muslim law as pious, religious and charitable. अल्लाह के नाम पर कोई जायदाद, कोई चीज इस्लामी हुकूक के दायरे में तखवियत के लिए, सवाब के लिए, सवाब जारिया के लिए किसी इदारे को जब दी जाती है तो उसको वक्फ कहा जाता है, उसको वक्फ कहा जाता है। ये वक्फ का लफ्ज आया कहां से? वक्फ का लफ्ज आया कहां से? कोई बोले क्या वक्फ का लफ्ज कहां से आया? व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ दिस वर्ड? वक्फ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದ ಇದರ ಮೂಲವೇನು? ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ? एनीबडी? सरकार के जमाने से। मैं कब से आया नहीं पूछूं, कहीं में से आया पूछूं। अरबी लफ्ज, अरबी लफ्ज में एक लफ्ज है जिसको वक्फा कहते हैं। वक्फा, वक्फा को बोले तो फुल स्टॉप, खत्म, अंतिमा, मुक्ताया, तड़े, निल्लू, रुक जाओ, खत्म, खत्म शुद्ध, यहां पे खत्म, रुकना है, वक्फा। वक्फे से वक्फ आया है। वक्फ की मानी है कि जब तुम कोई जायदाद अल्लाह के नाम पे दे देते हो तो वो दैट इज द एंड ऑफ इट, वो वहां पे खत्म हो जाता है, ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಎಂದು ನೀವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಬೆ ಜಾರಿಯಾ के लिए ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ
वो लफ्ज जो है वहां पर वक्फ हो जाता है, यानी अदो अंतिमा। खुदा के नाम पे जब तुम कोई चीज देते हो तो वो वहां पे खत्म हो जाती है, इसको वक्फ कहते हैं। अब इसके आसानी के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? मेरे फोटो बाद में मार लोगे थे भाई, मैं खड़ तो मेरे फोटो बाद में बहुत मार लो। तो वक्फ बोले तो क्या बोल दिया मैं, ये वक्फ अल्लाह के नाम पे दी जाने वाली चीज को, उसको वक्फ कहते हैं। अब हमें हर एक को नाम नहीं ले सकते, इस वास्ते लोग जनरली किसे किसे देती भाई, अब तुम बोलो किसे किसे देती? मस्जिद को, मदरसे को, आशिर खाने को, कब्रिस्तान को, बैतुल माल को, यतीम खाने को, ईदगाह को, दरगाह को, मुसाफिर खाने को, स्कूलों को, जी जीनियात तो बोले तो हो ना, क्या वो एक तालीम मदरसा है, मदरसे को इसमें बागलकोट से, जमखंडी से, इंडी से, निप्पाणी से, गदग से कौन भी नहीं यार लाइब्रेरी कहीं गदग के बेलगाम के कहीं, फिर बोलो जी अभी इतने सब छोड़ गए, बोलो जी कौन सा भी इदारा बोलो यजमान हो गया, ईदगाह के लिए ईदगाह भी होगा, शादी महल भी होगा। अभी एक बच्चा है हुबली धारवाड़ वाले नहीं, अभी एक बच्चा मैं खासकर को बॉम्बे कर्नाटका वालों को इशारा कर रहा हूं, अंजुमन को देते हैं। ये अंजुमन दूसरे जगह नहीं है, ये बॉम्बे कर्नाटका में अंजुमना है, बागलकोट की अंजुमन है, हुबली की अंजुमन है, झगड़े का तंटा, झगड़े का तंटा, बेलगाम की अंजुमन, हुबली की अंजुमन, गदग की अंजुमन, वस्पेट की अंजुमन, हावेरी की अंजुमन, ये सब अंजुमना को भी देते हैं, ये सब वक्फ कहलाते हैं। है बेंगलोर की अंजुमन तुमना मुझे भी मालूम हो कितनी कर, हुबली की अंजुमन के सामने खड़ती ही नहीं तुम्हारी, कुछ नहीं पैदा। वस्पेट की अंजुमन के सामने नहीं खड़ती, हुबली की अंजुमन के सामने कौन है? नहीं, हुबली की अंजुमन एमएलए इलेक्शन के जैसा होता। तो ये जो है ये तमाम वक्फ हैं। क्या क्या है वक्फ? मस्जिद वक्फ, मदरसा वक्फ, अंजुमन वक्फ, ईदगाह वक्फ, कब्रिस्तान वक्फ, हॉस्पिटल वक्फ, स्कूल वक्फ, ये तमाम चीजें जो है वक्फ है। प्रॉपर्टी जितनी भी है, दरगाह वक्फ, आशिर खाना वक्फ, ये तमाम चीजें जो है ये वक्फ है। समझ रही? प्रॉपर्टी ये वक्फ की प्रॉपर्टी रहती है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं रहती। प्रॉपर्टी किसकी रहती? वक्फ की प्रॉपर्टी रहती है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हर चीज नहीं रहती, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जीरो। लफड़े कहां होती? वक्फ में रहती, वक्फ बोर्ड में नहीं रहते। तुम्हें वक्फ वाले बड़ी ईमानदारी के साथ जो ತನಿಖೆಕಾರ है ತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆ कानून के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, अल्लाह के खौफ से डर कर अगर तुम काम करोगे तो वक्फ बोर्ड को कीली डालना, वक्फ बोर्ड को कीली डालना। तुम्हें सब जने बराबर से काम नहीं करे सो सूरत में वक्फ बराबर से काम नहीं करे, वक्फ बराबर से काम नहीं करे तो
तुम्हारी कमेटी में तुम्हें लड़ लिए तो तुम्हारी कमेटी में निफाक पैदा हुआ, तुम्हारी कमेटी में भिन्न ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ जब तुम्हारे में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं रहता तब वक्फ बोर्ड आता। वक्फ बोर्ड कहीं को आता भाई तो बोले तो तुम्हारे में कौन की अमली करे तो वक्फ बोर्ड आता, नहीं तो नहीं आता। तुम्हें लड़ती वक्फ बोर्ड आता। कुलाड़ी झाड़ को कतर रही थी, किसे कतर रही थी? झाड़ को कतर रही, कुलाड़ी कतर रही। झाड़ बोला करते क्या मां कुलाड़ी, मेरा तेरी क्या दुश्मनी है, मैं आराम से अदमियान को छांव देने को बैठ को हूं, आराम से छांव देने को बैठ को हूं। आयस वाले मेरे नीचे बैठती, सफर करती, खाना खाती, सोती, मैं ठंड दे रहा हूं, कुछ छांव दे रहा हूं, मैं आराम से लोगों की खिदमत कर रहा हूं, तो कहीं को मां मुझे कतर रही है। सो तेरी मेरी क्या दुश्मनी? पूछा। कौन पूछा? झाड़ पूछा। किसे पूछा? कुलाड़ी को पूछा। तो कुलाड़ी जवाब दी गए, अरे बेवकूफ, तुझे अब तक भी अखा को नहीं दिखता, तेरी ढगाली मेरे में घुसी है, सो इस वास्ते कतर लो। तुम्हें घुस को क्या तुम्हें कंगला करे तो तुम्हारे पास तब वो वक्फ बोर्ड आता। कुलाड़ी ने कुछ आता, समझ में आ गई बात? तो जितने भी घपले होते हैं वो वक्फ में होते हैं, जितनी भी जायदाद है वो वक्फ में है। अगर तुम्हें सही तरीके से जमीन दिए, अगर तुम्हें ईमानदारी के साथ तुम्हारे वक्फ को चलाने को गए, तुम्हारी कमिटी यूनानिमस मस्जिद में खड़े होकर हमारे मोहल्ले के आदि इतने जने भाई, तुम्हारी अंजुमन को हमें इतने जने भाई, तुम्हें ईमानदारी के साथ तुम्हें करने को गए, तो वक्फ बोर्ड की क्या भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों पे निगरानी करने के वास्ते वक्फ बोर्ड है। तुम करने से काम सीधा की गलत की देखने के वास्ते वक्फ बोर्ड है, वरना पूरी जायदाद के मालिक आप हैं, पूरी जायदाद के मालिक आप हैं। तो आपको मालूम हो गया जमीन का मालिक कौन है? वक्फ है। वक्फ बोर्ड की जायदाद कितनी है? 0। समझ में आई बात? वक्फ बोर्ड की जायदाद 0, वक्फ की जायदाद तुम्हारी जायदाद कितनी है? 9 करोड़, 9,000, 1 लाख, ये कितनी है? मैं तुम्हें खुली बोल दूं। आज कर्नाटका के अंदर जितनी भी जायदाद वक्फ की है, ये कौन दिए सो? ये कौन दिए सो? जैसे भूल जाए वक्फ बोर्ड को, मुसलमाना दिए सो, मुसलमाना दिए सो। वक्फ बोर्ड ही नंगा है, उन्हें क्या करें? वक्फ बोर्ड नंगा, क्या भी नहीं देता। कौन दिए सो? तुम्हें बोलना मुसलमाना। अभी एक छोटा सा इसमें बीच में एक बात भी बोल रहा, हिंदुस्तान की आजादी के वक्त पर जो वक्फ की प्रॉपर्टी कर्नाटक में जो औखाफ के नाम पर थी, जब से लेको अब तक 1% जायदाद भी इंडिविजुअल दिए सो नहीं है। 1% ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಖಾಫಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 1%, ಶೇಕಡ 1% ಜಾಯದಾದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರು ಇಂಡಿವಿजुअल्स को ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ। अब बोलो कौन दिए रहेंगे ये जायदाद? बादशाह दिए। कौन दिए? बादशाह दिए। कर्नाटका को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। स्वतंत्र पूर्व दिल्ली आजादी से कबल कर्नाटका को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है।
एक हैदराबाद कर्नाटका और एक बॉम्बे कर्नाटका, एक ओल्ड मैसूर प्रांत, एक मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस के तहत कौन कौन थे? अरे मद्रास प्रोविंस अड़िಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಿರುವನಂತಪುರಂ ತಮಿಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ವು? ಕೊಡಗುನವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಬಂತು, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಆಡಳಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಏರಿಯಾ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ